याद होगा आपको कि पहले पेट्रोल और डीजल आप और हम यानी कि आम आदमी लीटर के हिसाब से डलवाता था कि भाई 2 लीटर डाल दो, 3 लीटर डाल दो, 5 लीटर डाल दो, 10 लीटर डाल दो। लेकिन अब क्या बदला? अब हम अपनी जेब के हिसाब से पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, यानी कि जितनी जेब के हिसाब से उतना ही पेट्रोल, जिसमें दिन का गुजारा चल जाए, है कि नहीं? आज पेट्रोल और डीजल का जिक्र एक बार फिर से क्यों? बड़ा दिलचस्प पहलू है जीएसटी को लेकर कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी के दायरे में आ जाए तो इसके दाम कम हो सकते हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का मतलब महंगाई का काबू में आ जाना, ऐसी थ्योरी है। उदाहरण के तौर पर 9 महीने पहले पिछले साल जून में तेल के दाम जो $116 हुआ करते थे प्रति बैरल के हिसाब से, 116, मार्च 2022 में 140 तक भी गए। जून से अब तक $116 प्रति बैरल जो तेल था, कच्चा तेल, वो दिसंबर के महीने में घटकर $70 से $80 तक चला गया। $70 से $80, यानी 35 से 40% कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ चुकी है। सरकार कहती है बाजार तय करता है कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या होंगे, तो फिर बाजार ने दाम कम क्यों नहीं किए? अगर बाजार तय करता है तो, क्योंकि बाजार के मुताबिक रेट गिरे 30 से 35% तक कम हुए। 2014 से अगर डीजल की बात की जाए तो 600% और पेट्रोल पर 200% एक्साइज बढ़ चुकी है, और इस एक्साइज ड्यूटी को वैसे कम भी किया गया था। याद होगा आपको, जब दीपावली थी तब केंद्र सरकार ने राहत दी ₹5 और ₹10 की। 22 जनवरी को हाल ही में कुछ रोज पहले देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एक गुजारिश की तेल कंपनियों से और कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो अब कम करने पर विचार हो। एक अपील थी, आदेश निर्देश नहीं था, अपील थी। अब एकाएक पेट्रोल डीजल की चर्चा क्यों हो रही है और मैं जीएसटी का जिक्र क्यों कर रहा हूं? अब उस पहलू पर भी आते हैं। और एक स्क्रॉल है, अगर मैं अपने सहयोगी से चाहूं वो चला पाए तो, वित्त मंत्री का बयान है, निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रावधान का जिक्र किया है। कहा कि पहले से उपलब्ध है, इसके विकल्प खुले रखे गए हैं। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कच्चा तेल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में कब लाया जाएगा, इसके बारे में जीएसटी काउंसिल को विचार करना है। अब आगे सुनिएगा। आगे वित्त मंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकारें सहमत हैं तो हम पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाएंगे। यानी कि अगर राज्य सरकारें सहमत हो जाती हैं तो पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं वो जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। तो सवाल यह कि राज्य मान क्यों नहीं रहे? अगर केंद्र तैयार है और जीएसटी के दायरे में आने से पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है तो फिर राज्य मान क्यों नहीं रहे? और कौन से ऐसे विपक्षी राज्य हैं जो जीएसटी के दायरे में
नहीं आना चाहते, पेट्रोल डीजल को नहीं लाना चाहते? ये भी तो सवाल है। या सिर्फ और सिर्फ ये एक सियासी फुटबॉल खेली जा रही है जिसमें पिस आम इंसान रहा है? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसी पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय भी करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त अश्वनी शाही, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, पार्टी के तेजतर्रार नेता हैं, वो कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। साथ ही साथ चंद्रमोहन शर्मा, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, वो भी कुछ देर में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ मनीष गुप्ता, जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और अर्थशास्त्र के नजरिए से समझाएंगे कि आखिरकार कहानी सिर्फ और सिर्फ सियासी है या अर्थशास्त्र इसके बारे में कुछ संकेत देता है। और साथ ही संजीव निगम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजनीतिक हस्तियों के पास कूच करूं, लेकिन मनीष जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, कैसे आप मनीष जी? मनीष जी, आजकल माहौल जी, मैंने कहा कि ये क्या वाकई में इतना आसान है जैसे देश की वित्त मंत्री कह रही हैं कि जीएसटी के दायरे में अगर राज्य सहमत हो जाएं तो फिर पेट्रोल और डीजल आ सकता है? या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी फुटबॉल है, राज्य विपक्ष की तरफ केंद्र की तरफ फेंके और विपक्ष केंद्र जो है वो राज्यों की तरफ फुटबॉल फेंक दे, बात खत्म, और पिस रही है बीच में जनता? जी तिलक जी, जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम 10वीं का एग्जाम पास करना होता था, यूपी बोर्ड का। खैर, तो जब आप जहां हैं, आपके सामने नए चैलेंजेस है, वो मुश्किल होते ही है जी। और जब जीएसटी काउंसिल बनी थी, जीएसटी आ जाए देश में, ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी कि देश के बड़े बड़े लोगों को लगता है कि ये लाना नामुमकिन है जब तक कि कोई एक सरकार सभी राज्यों में ना आ जाए। हाँ। लेकिन ये आई और जीएसटी लागू हुआ और आज सफलतापूर्वक जीएसटी चल रहा है। जरूर टेक्निकल हो गया है, लेकिन देश के विभिन्न प्रकार के रीजन, विभिन्न प्रकार की जनसंख्या, विभिन्न प्रकार के बिजनेस, स्टार्टअप और बहुत तरह के लोगों की वजह से इसमें टेक्निकलिटी जरूर आ गई है, लेकिन जीएसटी ने बहुत देश की रेवेन्यू को बढ़ाया है। एक बात अब आया है ये बात कि पेट्रोल और डीजल पे क्या जीएसटी रहे या ये जीएसटी आए या ना आए। अभी देखिए, ऑन एन एवरेज पूरे साल में देश इनकम टैक्स से यानी डायरेक्ट टैक्स से लगभग 12 से 15 लाख करोड़ कमाता है जी। और ऐसे ही इस रकम से बढ़कर 18 लाख तक जीएसटी का कलेक्शन पहुंच गया है। ठीक है, अब आते हैं पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे। लगभग अगर हम 2021 की बात करें, अगर 21 के आंकड़े की बात करें तो 2020-21 में सरकार ने 3,71,000 करोड़ रुपए पेट्रोल पदार्थों के बिक्री से कमाए। अब इतना अगर केंद्र सरकार ने कमाया तो राज्य सरकारों ने भी लगभग इससे थोड़ा कम कमाया जी। तो यानी राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पेट्रोल का भी बड़ा रोल है। नहीं, आपकी बात सही है, मैं आपकी थ्योरी समझ रहा हूं कि पेट्रोल डीजल और इसके साथ साथ शराब, ये राज्यों के राजस्व में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन सवाल यही है ना कि राज्य अगर सहमति दे तो जीएसटी के दायरे में केंद्र सरकार कह रही है कि हम इसको लाने के लिए तैयार है, वित्त मंत्री का बयान है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? मैं ये जानना चाह रहा हूं मनीष जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, जैसे ही इसको जीएसटी में लाएंगे तो पेट्रोल के प्राइस गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? ड्यूटी घटेगी। हाँ। अब जाहिर है सरकार के पास ड्यूटी आएगी तो सरकार एलोकेट भी कम करेगी राज्यों को, तो राज्यों को नुकसान होगा। अब हम समझते तकनीकी रूप से इसे करने में 1-2 साल लग जाएंगे, लेकिन विपक्षी दलों को ऐसा लगता है ये एक शिगुफा छोड़ दो, आम जनता को ऐसा लगेगा कि भाई देखो हमारे भले की बात तो ये विपक्षी दल यानी कांग्रेस कर रहा है और भाजपा सरकार नहीं चाहती है वो जीएसटी है। हाँ, और केंद्र कहेगा कि भाई विपक्षी राज्य नहीं कर रहे। नहीं मनीष जी, यानी केंद्र कहेगा कि भाई विपक्षी राज्य नहीं कर रहे, विपक्षी राज्य कहेगा हम तैयार हैं लेकिन ये नहीं कर रहे, तो मतलब वही हो गया ना। तो
मतलब यह है कि उन्होंने भी पासा फेंक दिया, अच्छा मैं तो तैयार हूं, तुम आ जाओ। इन्होंने आना है ना, इन्होंने आना है। देश को भी पैसे की जरूरत है, राज्यों को पैसे की जरूरत है, क्योंकि आजकल फ्री की रेवड़ी बांटने का रिवाज चल चुका है। तो कोई भी आदमी पेट्रोल पर, कोई भी राज्य और केंद्र पेट्रोल पर जीएसटी लाने की इच्छा में नहीं है, बस जनता को भ्रमित करने की चाल है। क्योंकि अभी धन की बहुत आवश्यकता है, बहुत निर्माण कार्य, बहुत डिफेंस में काम, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम बाकी है और हो रहे हैं। पैसे की कमी है और ये कभी पूरी नहीं हो सकती अगर हम जीएसटी पर ले आए तो। ठीक। अश्वनी जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया है भाई साहब। अश्वनी जी, क्या वाकई में जो बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आ सकता है, क्या ये सपना है या ये सच है? जी देखिए, ये सच ही है, सपना की कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने पूरा बयान ये दिया कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो मैं आपको एक साल पीछे ले चलना चाहता हूं। पिछले साल जीएसटी काउंसिल की एक बैठक लखनऊ में आहूत की गई थी जी, और उसमें ये मुद्दा वित्त मंत्रालय की तरफ से उठा था कि राज्य सरकारें, और सारे जीएसटी काउंसिल में सारे राज्य सरकारें होती, उसके बाद चंडीगढ़ में बैठक हुई, तो उसके पहले सीधा केरल हाईकोर्ट का कोई फैसला था, उसका हवाला दिया गया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जो है दिल्ली, महाराष्ट्र और सबने जो है, पंजाब उस समय दूसरे थे, इन लोगों ने, भाजपा शासित राज्यों ने भी इसमें पहल नहीं की। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकारें, जो अभी आप हमारे जो है विशेषज्ञ जी बता रहे थे, तो इसमें राज्य सरकारें इसलिए नहीं करती हैं कि राज्य सरकारों को भी चलाना होता है, टैक्स का पोर्शन कम हो जाएगा। इस वजह से कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहती है कि हम जीएसटी के दायरे में ले आए और हमारा जो है वो कम हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो आपने नाम लिया, डीजल, पेट्रोल और आबकारी, ये इनसे सबसे ज्यादा टैक्स का कलेक्शन होता है। तो आजकल जीएसटी आप देख लीजिए कितना इधर से आ रहा है, और डीजल पेट्रोल पे जो टैक्स है वो कितना आ रहा है। लेकिन फिर भी देखना ये पड़ रहा है कि बगैर जीएसटी हटाए कितनी विसंगति है पूरे देश में, ये भी तो देख लीजिए। अभी हिमाचल में चुनाव हुआ, कांग्रेस बड़ा सस्ता कह रही थी, 3 रुपए वहां पर बढ़ा दिया उन्होंने। श्रीगंगानगर में पूरे अभी कांग्रेस से जुड़ेंगे अश्वनी जी। जी अश्वनी जी, आपके साथ चर्चा करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि आप तथ्यों के आधार पर चर्चा करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक फैक्ट छूट गया, और वो फैक्ट ये है कि देश को फिर ये जानने का अधिकार भी तो होना चाहिए ना कि कौन से राज्य जीएसटी काउंसिल में ये मना करते हैं कि भैया पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ना लाओ, कि नहीं शाही जी? जी एकदम जरूरी है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले केरल ने मना किया, दूसरे नंबर पर पंजाब ने मना किया, तीसरे नंबर पर दिल्ली ने मना किया, चौथे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने मना किया। इसके बाद बहुत सी सरकारें थी, बिहार भी थी, सब लोग थे। तो यही बोलिए ना कि मतलब विपक्षी राज्य ही नहीं, हम भी मना कर रहे हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में कहा तो है, मैंने तो अपने वक्तव्य में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी इसको लागू नहीं करना चाहते हैं। मैंने तो बहुत स्पष्टता से कहा इस चीज को। तो यानी आप इस बात को मानते हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ महज एक शिगुफे की तरह है कि भैया उछाल दो, देखा जाएगा? नहीं, इसको मैं शिगुफा नहीं मानता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अगर कहा है कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो राज्य सरकार को अपना टैक्स लगाने का अधिकार है। यहाँ पर फेडरल व्यवस्था में तो कई चीजें बांटी गई हैं, दिया गया है। तो सबसे ज्यादा जो खपत होती है, जो टैक्स आता है, तो राज्य सरकार भी एक सरकार चलाने के लिए आखिर टैक्स माफ ही कर दिया जाए। अगर राज्य सरकारें कर दें तो फिर कैसे प्रदेश को चलाएंगी? कम से कम कुछ तो होना चाहिए उनके पास। नहीं अश्वनी जी, मैं क्योंकि फैक्ट्स आप लोगों के साथ लेकर बैठता हूं, और गलत होंगे तो आप करेक्ट करिएगा, मेरे को सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गलती का सुधार करना चाहिए इंसान को। 2014 से डीजल पर 600% और पेट्रोल पर 200% एक्सरसाइज बढ़ी। क्या मैं सही हूं या गलत? बढ़ी तो प्रोपोर्शनेट बढ़ती है, उसका राज्यों का भी हिस्सा आता है, उसमें केंद्र का भी हिस्सा रहता है। अच्छा, तो मतलब बड़ी ना सर, ये 2014 से डीजल पर 600% और पेट्रोल पर 200%। बस एक तथ्य और मैं दे देता हूं आपको। 6
600% तो आपने इतना लंबा चौड़ा कह दिया। अब आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा 2004 में। हाँ। मैं टैक्स की बात ही नहीं कर रहा, टैक्स इंक्लूड करके 2004 में जब सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गिरी थी तो 33 रुपए 71 पैसे मनमोहन सिंह जी को पेट्रोल का दाम दिया गया था इस देश में, 33 रुपया 71 पैसा। और जब इनकी सरकार 2014 में गई है तो 71 रुपए 41 पैसे ये लोग देकर गए हैं। यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई, मैं दाम की बात कर रहा हूं सारे टैक्सेस जोड़ के, 38 रुपए की बढ़ोतरी हुई 10 सालों में इनके लोगों के द्वारा। उसके बाद 71 रुपया 41 पैसे में 2014 में हमारी सरकार आई और आज हम बता रहे हैं, आज 16 फरवरी 2023 को 96 रुपया 55 पैसा पेट्रोल है। मैं अपने लखनऊ शहर की बात कर रहा हूं, दिल्ली में हो सकता है 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो, मैं नहीं कहता। 25 रुपया 14 पैसा ये बढ़ा है। अब आप खुद निकाल लीजिए कि उस 10 साल में कितना बढ़ा और इस 8 साल में कितना बढ़ा, 9 साल में कितना बढ़ा, ये आप निकाल लीजिए। 600% अपने आप नीचे हो जाएगा। ठीक, मैं आप कह रहे 600% अपने आप नीचे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा और आंकड़ा मैं रख देता हूं शाहिदी, फिर मैं, क्योंकि शर्मा जी भी जुड़ गए और निगम जी भी जुड़ गए। 2014 में एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे हुआ करती थी। कितने सर? 9 रुपए 48 पैसे। और डीजल पर आप एक्साइज लेते थे 3 रुपए 56 पैसे, जिसे आपने पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे से बढ़ाकर आपकी सरकार में वही पहुंच गया 32 रुपए 58 पैसे, और डीजल पहुंच गया जो 3 रुपए 56 पैसे एक्सरसाइज हुआ करती 2014 में, वो बढ़कर 31 रुपए 83 पैसे पहुंचे गया। अब कम हुआ है, मगर यह भी था आंकड़ा कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, आप एकदम सच बोल रहे हैं, लेकिन देखिए इतने कॉम्प्लिकेटेड समझाने से बढ़िया जो मैंने कहा, उनके 10 सालों में 38 रुपए बढ़ा और हमारे में 25 रुपया बढ़ा 9 सालों में। हाँ। तो अंतर देख लीजिए कहाँ है, कितना है, कैसे है। अच्छा, ये तो आपकी सरकार में पेट्रोल डीजल पर आपने जो है सीधे तौर पर इफेक्ट नहीं पड़ने दिया, आप मुझे ये कह रहे हैं? मैंने कहा ना 2014 में 71 रुपए 41 पैसे इन लोगों ने दिया हमको। हाँ। और आज जो है, जो बढ़ा है वो 96 रुपया 55 पैसे है। तो जोड़ लीजिए कितना बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा, जोड़ दूंगा। तो शर्मा जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप नहीं भाई। शर्मा जी, सुना आपने, अगर राज्य तैयार हो जाएंगे तो पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। आप तैयार क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो तैयार होना वाली बात तो तिलक भाई दूसरी है, लेकिन मेरे मित्र बात करते करते कह गए कि वो तो चोर थे, हमने भी चोरी कर ली। तो आप चोर थे क्या? 2014 में आप कहते रहे यूपीए सरकार ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, और आज 9 साल के बाद आप फिर वापस कह रहे हैं कि उस समय इतनी जीएसटी पे टैक्स ले लिया तो हमने भी ले लिया। अब एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि राष्ट्रीयता, ईमानदारी और नेशनलिटी किसमें ज्यादा थी, आप में या हम में? अरे हम तो देश को, अगर आप कहते हो कि हमने चोरी करी तो हमने 70 साल की विरासतें बनाई, और आपने 9 साल के अंदर चोरी करी। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो अभी टेक्सटाइल चैनल के ऊपर कि आप कह रहे हो कि हमने ज्यादा करी, आपने कम करी, लेकिन आपने उसके बाद ही इश्यू देख दिए। अरे चोरी की कहां बात आई शर्मा जी? अश्विनी जी बोलने दीजिए। अश्विनी जी, आपकी बात चोरी की बात नहीं आई है, क्या बोलने दे प्रभु? चोरी की बात नहीं आई है। 602 नंबर वाला व्यक्ति आपकी परछाई किस जादू से इतना बड़ा हो गया, ये भी देश को बता दीजिए। अगर 65% जीएसटी देश के मिडिल क्लास आदमी की जमा होती है और बड़े पूंजीपतियों की नहीं होती है, ये भी देश को बता दीजिए। और राज्यों पे मत उलझाइए देश को, राज्य को उलझाने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर जो नारा आप लगाते हो, सबका साथ सबका विकास, सशक्त नेतृत्व, शर्मा जी राज्य क्यों ना आए? ना राज्य क्यों ना आए? आप मन बना लेंगे तो दिक्कत क्या उसमें? आप मन क्यों नहीं बनाते? एक अगर आप लोग कह रहे हैं महंगाई कम हो, जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते फिर पेट्रोल डीजल को? तिलक भाई, सरकार पहल करे, हम सरकार के साथ खड़े हैं। आप सरकार के साथ खड़े हैं तो वो कह रहे हैं आप पहल करें, वो कह रहे हैं आप पहले आप में गाड़ी छूट रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं छूटने देंगे। नहीं छूट रही है, अधूरा फैक्ट नहीं। शर्मा जी मेरे साथ नहीं। राज्य वैट क्यों नहीं घटाते ये भी बताइए। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड
जब केंद्र सरकार ने कम किया तो अब आपने कहा कि नहीं हमारे पैसे का जरिया तो यही है, तो भैया हम तो ना घटाएंगे। मैं गलत बोल रहा हूं? तिलक भाई, सेंटर में सरकार इनकी, ये जीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट का देते नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट से डेवलपमेंट मांगते हैं। अगर जीएसटी की इनकी नीयत साफ है और ये कम करना चाहते हैं, ये सदन के अंदर एक बहस करवा ले और सबसे पास करवा ले। कांग्रेस उसकी एक अपना ना जीएसटी काउंसिल की मैं बात कर रहा हूं। ये करे ना देश के हित के लिए बात। आप लोग सहमत हो तो बात खत्म हो ना। जीएसटी को, पेट्रोल को भी जीएसटी में ले आए, हम तो पहल के लिए तैयार है। सर आप कहां तैयार है? आप वैट को लेकर तो तैयार है नहीं, जीएसटी को लेकर कहां तैयार है? अभी शाहिद ने कहा कि बोले हमारे राज्य भी है, मैं मानता हूं इस बात को। मनीष गुप्ता जी जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर संजीव निकम जी आपके पास आ रहा हूं। ये कौन सी गेम खेल रहे हैं यहाँ? कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है बीजेपी को प्रेशर में लाने के लिए। ये लोग अपने शासित राज्यों में एक रेजोल्यूशन पास कराएं, प्रस्ताव हमारी तरफ से जीएसटी का एप्लीकेशन होना चाहिए और हम इसके साथ हैं। ऐसे 4-5 प्रपोजल अगर कांग्रेस पास करके केंद्र को भेज देती है, निर्मला सीतारमण जी को मजबूर होकर लाना पड़ेगा। आप कांग्रेस की जय जयकार हो जाएगी। कांग्रेस वाले भाई साहब कर लीजिए। चंद्रमोहन जी क्या कहते हैं? सुन रहे हैं शर्मा जी? सुन रहे हैं आप? शर्मा जी, गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, लग रहा है कि संपर्क टूट गया। लेकिन खैर, निगम जी हाँ बताइए। दिल्ली और पंजाब तैयार है क्या? देखिए, घूम फिर करके बात वहीं आ गई, दिल्ली पंजाब। क्यों? जब सुनिए मेरी पहले, जब ये सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन मतलब सब कुछ जो है बढ़िया बढ़िया होगा, तो जहां इनके डबल इंजन है कम से कम वहां तो सहमति ले ले, दूसरों को आदर्श पेश करें। आप जनता कहते हो डबल इंजन में सब कुछ हो जाएगी। अब भाई एक इंजन आपका उत्तर में जा रहा है, एक इंजन आपका दक्षिण में जा रहा है। आप करके दिखाइए, एक मिसाल पेश करिए। नहीं तो आप मिसाल पेश कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? दिल्ली में तो कोई काम जो है दिल्ली सरकार कहाँ कर पा रही, सारा एलजी महोदय करते हैं। ऐसे काम छोटे से लेकर के बड़े तक का सब एलजी को करना है, करवा लीजिए। कौन सी बात है? हम तो कुछ कर ही नहीं पाते जी, तो फिर जनता क्यों चुनती है आपको जी? भाई सामने है ना आपके, सामने आपके वर्तमान एलजी साहब है, हर काम। अभी देखिए ताजा मामला है, किसी भी मामले में सर हर वक्त कर ले, सर सुबह से शाम दिन रात सोते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ एलजी। आपके सामने है भाई साहब। एक मिनट, मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ क्या? नहीं तो आप पंजाब में भी एलजी रोक रहे हैं क्या आपको? अरे पंजाब का भी ताजा मामला ले लो, पंजाब में एलजी नहीं है ना? नहीं, अभी एक डेलीगेशन जो है होकर के आया बाहर, जो है एजुकेशन का, जो है टीचर्स और प्रिंसिपल गए थे, और वहां से जब लौट करके आए वहां के भी पेट्रोल डीजल पर आइए, आपको दिक्कत क्या है? मैं बात पेट्रोल डीजल की नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये कम से कम मिसाल पैदा करे ना, मिसाल पेश करे। तो आपको क्या दिक्कत है? आप किसी से पूछते हैं ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, जो चाहे वो फ्री ले लो, वोट हमें दे दो। आप इनसे पूछ के कहते हो क्या? हमारे पास तमाम रिकॉर्ड है, ये मत कहिए कि सिर्फ हम कहते हैं, ये भी है। ये भी एक तरफ को मैं आपको दिखा सकता हूँ। मोदी जी जो है कहते हैं कि साहब रेवड़ियां फ्री बांट रहे हो, गृह मंत्री भारत सरकार कह गए बहुत सी जगह चुनावों में साहब हम स्कूटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो ऐसा मत कहिए, इस समय जो है जो चल रहा है इनका ये नहीं चलेगा हमेशा तक का। अगर समय अच्छा मिला है आपको तो कम से कम देश के लिए। जल्दी से शाहिद जी, फिर गुप्ता जी आ रहा हूँ आपके पास। देश के लिए मिसाल पेश करें। लखनऊ जीएसटी काउंसिल की बैठक का जो जिक्र किया था, उसमें एक देश एक दाम पर बात चली थी और मंथन हुआ था, लेकिन यही दिल्ली, यही पंजाब, यही सब लोगों ने, जो मैंने नाम लिया, सबने मना कर दिया। तो केंद्र सरकार को दोषी देना, जिस तरीके से हमारे मित्र चंद्रमोहन शर्मा जी विरोध कर रहे हैं कि केंद्र सरकार चाहे, संजीव जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, तो भाई आप जो है आपका प्रदेश कमा के चलाते रहेंगे और सेंट्रल और भाजपा की सरकार एक मिसाल पेश करे। अरे भाई आप ही मिसाल पेश कर दीजिए, मील का पत्थर गाड़ दीजिए कि हमने कर लिया। आप लोगों ने तो बढ़ा दिया, पंजाब में बढ़ा दिया, अभी कुछ दिन पहले पंजाब में बढ़ा, इधर हिमाचल में बढ़ गया। तो हर जगह जब आप बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद एक आरोप और लगता है, मैं इस पर बड़ा स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि जीएसटी का पैसा नहीं मिलता, ये कांग्रेसी लोगों ने रट लिया है। ये बताए चंद्रमोहन शर्मा जी कि कब तक का जीएसटी का इनका राज्यों का हिस्सा गया है और कब तक का नहीं गया, कितना बकाया है और उसका सिस्टम क्या है, दिल्ली में तो यहाँ बताना पड़ेगा। तभी नहीं तो इस दिल्ली में 325 करोड़ रुपए वापस दिल्ली में। निगम साहब रुक जाओ ना, 2 मिनट आप रुक जाओ, हमको बोल लेने दीजिए। हिसाब किताब में बहुत
अरे क्यों, मतलब मैंने तो व्यवहार करते बोला भाई, सुन लीजिए, बहुत अच्छी डिबेट कराते हैं चावला साहब, बहुत अच्छी डिबेट कराते हैं, बड़ा मजा आता है। थोड़ा शांति से धैर्य रखिए। मतलब अब क्या अपने जेल वाले मंत्री की तरह मसाज यहाँ करा के आए हैं क्या कि हल्के हो गए हैं, हल्ला करना शुरू किए? आप थोड़ा धैर्य रखिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा तिलक जी कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, सबका एक सिस्टम होता है जीएसटी का पैसा जाने का। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हैं और आपके पास तिलक जी डेटा होता है, आपकी टीम बहुत बढ़िया काम करती है। आप बताइए कितने लाख करोड़ का पेमेंट कब तक का हुआ है और कितने दिन का इसमें बकाया रहता है? शर्मा जी जवाब दे दीजिए, फिर आ रहा हूं निगम जी। शर्मा जी देखिए अश्विनी जी, चतुराई के साथ डंडा हाथ में लेके बच नहीं पाएंगे आप। सरकार किसके हाथ में है और जो आंकड़े आपने देने हैं वो आंकड़े विपक्ष देगा आपसे। आप ये बताइए कितनी सरकारों को, अपनी सरकारों को छोड़कर विपक्ष की कितनी सरकारों को आपने जीएसटी का पैसा दिया? मैं आपको आंकड़ा दूंगा, आप मेरे से लीजिए, मैं व्हाट्सएप पे दूंगा। लेकिन आप आज इस चैनल पे बैठ के बताइए जितनी स्टेट के अंदर आपकी सरकारें हैं उनको जो आपने जीएसटी का पैसा वापस किया उसके मुकाबले के अंदर विपक्ष की सरकारों को आपने कितना पैसा वापस किया? मौका है आपके पास साबित करने के लिए। गलत गलत, मैंने आपके बताइए ना, आपके किस राज्य का बाकी है? मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ किस राज्य का बाकी है? अंदर जो पैसा जीएसटी का वापस जाना चाहिए उसके मुकाबले के आंकड़े के अंदर जो भाजपा की सत्तारूढ़ पार्टियों की जो सरकारें हैं जीएसटी की, उसका पैसा के मुकाबले में विपक्षी सरकार के पैसा कितना है, ये आंकड़ा बता दीजिए। आपके नहीं पूछ रहा हूं, मैं विपक्षी पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र में कितना पैसा दिया आपने बताइए? आपसे यही कर्नाटक में कितना पैसा दिया आपने? सुनिए तो, कितना पैसा दिया आपने? आपकी सरकार 2.5 राज्यों की है, बिहार में कितना पैसा दिया? 2.5 राज्यों की सरकार में, 3 राज्यों की सरकार में, आप बताइए ना कि आपका कितना बकाया है आज तक के? क्या पैसा दिया? तो हम बता कहेंगे। आज जब बेटा जो रोता है तभी माँ कहती है बेटा दूध पी लो, तो आप जो है बताइए कितना पैसा बाकी है आपका? सबसे आप साबित करो और प्रूफ हमसे मांगो। बिल्कुल, आप आरोप लगा रहे हैं तो आप बताएंगे भी नहीं कि क्या कितना बाकी है? सदन पे आप आरोप लगाएंगे तो बताएंगे भी नहीं। वाह वाह जी, आपके नेता प्रवक्ता बोलते हैं अगर सच है तो फिर प्रमाण दिखाने की जरूरत क्यों नहीं? दिखाइए, मानिए। अरे प्रमाण तो आपको चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कुछ और थ्योरी है कि प्रमाण दिखाइए। आपके पास प्रमाण क्या है? जीएसटी की आपने छोड़ा है, आप बताइए कि जीएसटी के अंदर कितना पैसा आपने विपक्ष की सरकारों को दिया है और जिसके कारण विपक्ष गलत है, लेने के बाद मना करता है। बता दीजिए आप आंकड़ा। अप टू डेट है, पहला, सारे प्रदेशों का अप टू डेट है। 9 नंबर वाला नहीं, ये सियासी बहस। एक मिनट शर्मा जी, ये सियासी बहस ये नहीं, एक मिनट। जीएसटी का पैसा उन्होंने नहीं दिया, हमने मांगा, ओपीसी ले ली, है न्यू पेंशन स्कीम के तहत हमें पैसा नहीं दे रहे। ये सब आप लोग सियासी फुटबॉल खेलते रहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय है गुप्ता जी, मुझे सर एक बात नहीं समझ में आती। 1 अगस्त 2017 को जीएसटी लागू हुआ, ठीक? उस वक्त रेवेन्यू का एक परसेंटेज तय किया गया कि 14% से ऊपर केंद्र की गारंटी, यही था सर, जितना मैं मोटा मोटी समझ पाया। गलत होगा दुरुस्त कर दीजिएगा। तो पेट्रोल और डीजल पर भी यही फॉर्मूला लागू क्यों नहीं कर दिया जाता? किसी ने रोका क्या? देखिए ऐसा है, रोका नहीं था। ये पेट्रोल और डीजल जो है वो स्टेट लिस्ट में थे। केंद्र संविधान की 3 लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा था और सभी राज्यों ने ये कहा, ये हमारी जीएसटी आने के बाद अभी किसी को अंदाजा नहीं था कि हम 70,000 करोड़ रुपए लैंड करेंगे या साल के 80,000 महीने के 80,000 करोड़ रुपए लैंड करेंगे। हमें उन्हें अंदाजा था कि हमें बहुत कम पैसा मिलेगा और उन्होंने कहा इसलिए पेट्रोल और डीजल को अभी जीएसटी के अंदर नहीं लाते। ये राज्यों की अपनी चॉइस थी, राज्यों की अपनी विल थी, वरना उसी टाइम आ जाता। नहीं सर, मैं वही कह रहा हूं ना, कोई ये संविधान में थोड़ी ना लिखा गया कि भैया पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लेकर आना। ये कहीं संविधान में थोड़ी ना लिखा है। अगर ये लोग चाहेंगे तो कौन रोक रहा है इनको? अगर आपने तय कर दिया कि 14% रेवेन्यू के हिसाब से हम आपको गारंटी देंगे, तो यही फॉर्मूला आप पेट्रोल डीजल पर लागू कर दीजिए, कौन रोक रहा है फिर? मजे की बात तो तब होगी तिलक जी, अगर ये जीएसटी एप्लीकेबल हो भी गया, फिर भी राज्यों को अधिकार होगा एडिशनल ड्यूटी लगाने का, और ये राज्य वापस ड्यूटी लगाएंगे। जो ऐसा ही है ना निगम जी, जो बात गुप्ता जी कह रहे हैं। फिर आप कहेंगे देखिए एलजी कर रहे हैं जो कर रहे हैं कि नहीं निगम जी?
नहीं मैं तरफ सुन नहीं पाया, जरा फिर से बताओ। आपके पास तो और भी तरीके हैं सर, एक के साथ एक फ्री देकर कि नहीं? देखिए आप भी चावला साहब इस तरीके से कहेंगे तो कैसे चलेगा? कल सर क्यों, मैं कोई आपकी मिठाई थोड़ा ना खाता हूँ, जो खाते हैं उससे बुलवाइए मीठा। नहीं देखिए मैं बात जो कर रहा हूँ, आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू किस तरीके से हो, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं कि कहीं पर जो है बेईमानी ना हो। लेकिन आप लोग जो केंद्र में सरकार बैठी है वो इस तरीके से है कि भाई कोई भी दूसरा दल उभर करके ना आ पाए, काम ना कर पाए, अवरोध उत्पन्न करना, कुल मिलाकर के ये भी फ्री दे रहे हैं तो कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कहीं से बचत कर रहे हैं, और जो पैसा सरकार बचा रही है वो पैसा लोगों में बांट रही है। इसमें बुराई क्या है? भाई सरकार क्यों होती है किसी के लिए? भाई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए होती है। पैसा बचा रही है भाई, पैसा बचा कर रही है। लगा रखी है क्या पैसों की? अरे भाई पैसा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं बात पेट्रोल डीजल की कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि नहीं हम तो रेबड़ी बांटेंगे। सर आपको कौन मना कर रहा है? जनता ने अगर आपको चुना है तो आपको जो मर्जी आए वो करिए, लेकिन पेट्रोल डीजल के मसले पर कम से कम एक मत एक राय तो बनाइए, मैं वो कह रहा हूँ। नहीं वो आप ठीक कह रहे हो, जरा इनको मिसाल पेश करने दीजिए, कुछ करके तो दिखावे। ये केंद्र सरकार से बातें कर रही है, 9 साल होने को आ रहे हैं, पूरे करते होते हो गए, 1 साल बाकी है, चुनाव सिर्फ आ रहा है, तब से अब चर्चा शुरू कर रहे हैं, चर्चा इनकी चलेगी। गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, गुप्ता जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ पंजाब में अगर कुछ लोगों को नौकरी मिली, उसका दिल्ली के सारे अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं पहले पेज पर। इसी तरीके से अशोक गहलोत जी कह रहे हैं आपको राजस्थान का बजट सुनना है तो दिल्ली के फ्रंट पेज में सारे अखबारों में ऐड दे रहे। अरे भाई जो पैसा यहाँ बर्बाद कर रहे हैं उतने से 1 रुपए डीजल का घट जाएगा, आप घटा दीजिए, जनता को राहत मिलेगी। पर नहीं, अपना गुणगान करना है, उसी अखबार में आपको विज्ञापन छपवाने हैं। और मोदी जी के दिखते आपको ये मीठा जो रस जबान पे लगाया, इसमें थोड़ा सा कड़वा भी लगा लो। मोदी जी के बड़े बड़े इतिहास दिखते आपको। हाँ बिल्कुल है, राजनीतिक विशेषज्ञ हो, राजनीतिक अगर लपेटना है तो सबको लपेटो। अरे भाई केंद्र सरकार दिल्ली में है और दिल्ली में विज्ञापन दे रही है, लेकिन गहलोत की सरकार किस लिए विज्ञापन दे रही है? मैं छोटी सी बात कहूंगा, इस बात को यही खत्म करेंगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट शर्मा जी आप लोग सलाह एक दूसरे को जरूर दीजिए, लेकिन सब उसी कुएं से पानी पीते हैं जिसमें भांग है। ठीक सर, तो इसलिए ये बात खैर अभी मेरे विवेक को इतना ही समझ में आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कुछ आंकड़ों से बात करेंगे। क्या वाकई में राज्य चाहेंगे तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आ जाएगा, और अगर आ जाएगा तो क्या वाकई में दाम कम हो जाएंगे? इसका भी एक फॉर्मूला है, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल, सवाल यही। सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मैं वापस इस चर्चा को लेकर आना चाहूंगा। शर्मा जी और शाही जी, एक सत्ता में और एक मुख्य विपक्षी दल है। आप कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं, वो कहते हैं कि राज्य तैयार हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं। तो क्या यह जनता को जानने का अधिकार नहीं कि कौन से राज्य इस राह में रोड़ा बन रहे कि जीएसटी के दायरे में मत लाओ? नहीं शर्मा जी? हाँ बिल्कुल। कौन बताएगा फिर? सरकार बताएगी। सरकार क्यों बताएगी? आप कहते हो आप डिबेट में कुछ और बोलते हैं, जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ और बोलते हैं। मैंने गलत कहा गुप्ता जी? मैं देता हूं तिलक भाई इसका जवाब। नहीं आप लोग कहते फिर वहां कहते हैं कि हमारा घाटा हो रहा है, हम तो नहीं मानते। गुप्ता जी मैंने गलत कहा? 2014 से 2019 के सरकार के पीरियड के अंदर, जिसके अंदर नारा रहा कांग्रेस मुक्त भारत, उसके अंदर कांग्रेस के पास बची हुई सरकारों को छोड़कर भाजपा युक्त रहा भारत, तो उसके अंदर प्रश्न किस पे खड़ा होना चाहिए? भाजपा पे। भाजपा बताए कि उसने प्रचंड बहुमत लिया और हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुमत लिया। उसने अमृत काल के अंदर क्या सस्ता किया? खाद पे जीएसटी ले ली, ट्रैक्टर पे जीएसटी ले ली, और तो और पेट्रोल डीजल के ऊपर 92 रुपए ले ली, 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा ले लिया। जो क्रूड और डेड ऑयल के रेट शर्मा जी आप अधूरी बात बोलते हैं। आप ये भी ना शर्मा जी जो फैक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं आप वही बात बोल रहे हैं। फिर आप ये नहीं बोलते कि कोरोना काल में ही 22,000 करोड़ का घाटा हुआ तेल कंपनियों को। ये भी तो आंकड़ा है कि नहीं है? प्रति लीटर पेट्रोल पर डीजल पर जो है वो 10 रुपए और 32 रुपए तक घाटा हुआ कि नहीं? कितना बढ़ाया था तिलक भाई?
अगर 100 रुपए बढ़ा के 2 रुपए घटा दिए जाए तो वो घटाया क्या रह जाएगा? अमृतकाल है, जिस अमृतकाल को आज भाजपा मना रही है, उस अमृतकाल के अंदर सर मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या आप ये दावा कर रहे हैं डिबेट में, वरना मैं आपकी नाम लेकर ब्रेकिंग चलवा दूंगा। आप एक बार बोल दो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां जहां हमारी सरकार है हम तैयार हैं। बोलिए, मैं अभी आपका नाम लेकर ब्रेकिंग चलवाता हूं। बिल्कुल, अगर सरकार अपनी पहल करती है और पहल के साथ आती है फिर गोली खेल आपने फिर देखिए फिर आपने वही बात कर दी। पहले ये कदम बढ़ाएं को पेट्रोल के दायरे, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाए, हम तैयार हैं। अगर कोई निगम जी, मैंने गलत कहा? निगम जी, कौन गेम खेल रहा पता होना चाहिए ना। के लिए होगा कांग्रेस, आप भी तैयार है, वो भी तैयार है, लेकिन कौन तैयार नहीं है यही नहीं मालूम। नहीं, तमाम योजनाएं ये करते हैं, लाते हैं, उसमें किसने मना किया? कहाँ से देखिए इतनी बढ़िया बढ़िया सब एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। अब एक्सप्रेस वे में जो गाड़ियां दौड़ेंगी, कैसे दौड़ेंगी? तो मेरे कहने का मतलब जब ये कर रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो इन्हें करना चाहिए। पहल तो यही करेंगे। पहल तो यही करेंगे। शर्मा जी भी यही कह रहे हैं, निगम जी भी यही कह रहे हैं। नहीं, तिलक भाई, एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि अमृतकाल के अंदर जीएसटी को पेट्रोल के दायरे में, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना था, इन्होंने नहीं किया। अमृतकाल के अंदर महंगाई खत्म करने के लिए कोई योजना बनानी थी, इन्होंने नहीं कही। रोजगार देने के लिए कोई प्लान करना था, इन्होंने वो नहीं किया। लेकिन अमीर और गरीब की खाई इतनी बड़ी कर दी, जिसमें भाजपा का कोई भी नेता प्रवक्ता अडानी बोलते हुए डरता है। एक परछाई जो इतनी बड़ी हो गई, जिसके अंदर पूरी सरकार बोमी हो गई, मौन हो गई। लेकिन वो शब्द विपक्ष ने बोला, सरकार ने नहीं बोला। 609 का आंकड़ा 2 नंबर पे आ जाना, ऐसा कौन सा जादू हो गया कि मेरे देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती? एक व्यक्ति की गरीबी दूर हो गई। शर्मा जी जवाब दे दे। शर्मा जी, सुबह से कितनी बार अडानी का नाम लेते हो? सच को कहना जरूरी है। अगर सच इतना नहीं नाम तो प्रभु राम का ले लेते हैं, तो क्या पता प्रभु राम आ जाते आपके सामने। सच नहीं कहेंगे तो सरकार जागेगी नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा। एक मिनट, एक महत्वपूर्ण बात जो निगम जी ने भी कही और शर्मा जी ने भी, वही मैं कोट करके हूबहू शाही जी आपसे पूछ रहा हूं। देश, अब मैं इस विषय पर आऊं पेट्रोल डीजल के, तो देश को एक मानचित्र दिखाना चाहता हूं, देश को अपने भारत का नक्शा दिखाना चाहता हूं पेट्रोल डीजल के विषय पर। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा जो बीजेपी शासित राज्य हैं, देश के नक्शे पर फुल स्क्रीन दिखाइए इसको। ये 2022 के चुनाव से पहले 18 और 2021 में 18 शासित राज्य बीजेपी के थे, ठीक। और लगभग अब 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार या बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है। अश्वनी शाही जी, 16 राज्यों में प्रभु राम की कृपा से आपकी सरकार है, आप कह रहे हो कि राज्य चाहे, तो फिर ये कौन रोक रहा है आपको? मैंने तो देखिए, मैंने तो शर्मा जी की तरह जलेबी नहीं बनाया। मैंने तो बड़ी स्पष्टता से कहा, शर्मा जी जलेबी बना रहे हैं, ये चाहे वो करें, ऐसे करें। बोल दीजिए किस सरकारों का फर्क विपक्ष को मिलना है? देश के जनमानस को पेट्रोल और डीजल के अंदर याद मिलने जा रही है। एक मिनट शाही जी, जलेबी नहीं बनाते मुझे मालूम है। शाही जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? भगवान राम की कृपा से 16 राज्यों में आपकी सरकार है, कौन रोक रहा है आपको? जी जीएसटी के दायरे में लाने से? ना तो निगम जी रोक पाएंगे, ना शर्मा जी रोक पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। कितनी बार एक बात तो कहलवाएंगे, मुझसे स्पष्ट तो किसी ने बोला ही नहीं। इन लोगों ने जलेबी बनाया, मैंने तो कहा कि 6 राज्यों ने वहां पर विरोध किया था कि नहीं, केरल से शुरुआत हुई, दिल्ली गलत जो सरकार सरकारें बदल दे, जो सरकारें 370 के दे दे, अगर उसकी मंशा डीजल और पेट्रोल के रेट को कम करने के लिए, शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी आपके बीच में नहीं बोले ना शाही जी। शर्मा जी एक मिनट, लाने के लिए क्या वो रात के अंधेरे के अंदर देश के जनमानस को उधार नहीं कर सकती? शर्मा जी, लेकिन जो सरकार हम तो हमारे 2 पे टिकी हो, 145 करोड़ जनमानस का पैसा खींचती हो, वो सरकार बहाने ना बनाए। शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी प्लीज एक मिनट। शर्मा जी, आपने अपनी बात रखी, आपको वो सुन रहे थे, आप कम से कम इतना तो सुनिए ना, जवाब दे रहे हैं शाही जी। ये एक या तो कहते हैं कि कमजोर सरकार है। शर्मा जी, अब आपके मुताबिक तो वो जवाब देंगे नहीं ना। शर्मा जी, आपने अपनी बात रख ली, प्लीज एक मिनट। नहीं प्लीज, शाही जी का ऑडियो रहेगा, प्लीज एक मिनट। शाही जी देखिए, शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन गलत पार्टी का ये पक्ष रख रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी 2 घटनाएं याद दिला दूं। 2019 के चुनाव में 2 घटनाएं हुई। एक तो राफेल पर चौकीदार चोर है,
सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी राहुल गांधी जी को, ऐसे ही ये लोग अनर्गल बोलते हैं। और कल के सलमान खुर्शीद जी बहुत बड़े वकील हैं, वो भी कोई बाप बन रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी पर टिप्पणी किया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में माफी मांगनी पड़ी अभी उनको। तो ये लोग अनर्गल बोलने के, अरे मुद्दे पर आ जाता हूँ, अनर्गल बोलने के लिए ये लोग थोड़े से गड़बड़ा आ जाते हैं, इसलिए गलत पार्टी में। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा ना 6 राज्यों ने लखनऊ की जीएसटी काउंसिल की बैठक में अपोज किया था, जिसमें शुरुआत केरल से हुई थी। मैं अभी भी कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ ने भी किया, राजस्थान ने भी किया, मैंने उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया। तो आज की डेट में मैंने यही कहा कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो राज्य सरकारों में ये नहीं कहा गया है कि भाजपा के विरोधी चाहे या भाजपा चाहे, राज्य सरकारें ये तो जानना चाह रहा था शाही जी मैं इसलिए, आप इतनी मजबूत सरकार है, कौन रोक सकता है आपको? मैं ये जानना चाह रहा हूं, कोई रोक सकता है क्या? नहीं, रोकने के लिए मैंने कहा कि रोकेगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, 2 चीजें देख लीजिए। अगर इसके बाद भी कोई सवाल बचता हो तो एक बार एक सवाल बचता है, एक सवाल बचता है, एक शाही जी एक सवाल बचता है, और वो सवाल क्या है? वो बयान है देश के पेट्रोलियम मंत्री का, और वो बयान है 22 जनवरी का, ये हाल के 22 जनवरी का, कुछ रोज पहले का। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा उसको प्ले करिए, ताकि कुछ याददाश्त जिनकी कमजोर हो गई है वो उस बयान को जरा ध्यान से सुने। क्या कुछ कहा था उस वक्त देश के पेट्रोलियम मंत्री ने? 22 जनवरी का बयान है, प्लीज प्ले करिएगा। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे, तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हुई हो तो थोड़ा सा कम करें, बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। शाही जी, ये 22 जनवरी का बयान था हमारे पेट्रोलियम मंत्री का, वो कह रहे थे, तो इस मुताबिक अगर मैं, क्योंकि आंकड़े के हिसाब से ही बात कर रहा हूं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इंडियन ऑयल को एक आंकड़े के मुताबिक 2400 करोड़ का फायदा हुआ, भारत पेट्रोलियम को 1800 करोड़ का, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 8 करोड़ का फायदा हुआ। मैं गलत हूं? अभी भी आप गुजारिश कर रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे। जब इस देश में तेल का दाम कंपनियां तय करती हैं, और ये कब शुरू हुआ था? मनमोहन जी की सरकार में ही शुरू हुआ था, कांग्रेस की सरकार में ही शुरू हुआ था। शाही जी, ये कंपनियों को दिया गया था। शाही जी, वाकई में तेल कंपनियां तय करती हैं, बाजार तय करती हैं? एकदम दिया गया था, मैं तारीख के साथ बता सकता हूँ। नहीं, आप बता सकते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन वाकई क्योंकि जब चुनाव होते हैं तब एक पाई नहीं बढ़ता, एक चुगंदी नहीं बढ़ता, और ठीक चुनाव के बाद जो है वो रेट बढ़ने लगता है, तो फिर वो बाजार तय करता है या आप लोग तय करते हैं? थोड़ा सा तिलक जी थोड़ा सुन लीजिए, मुझे भी कुछ अपना पक्ष रखने दीजिए। कभी चंद्रमोहन शर्मा जी नहीं बोलने दे रहे हैं, आपका सवाल तो मान लीजिए जवाब देना ही है। नहीं अश्विनी भाई आप बोलिए। नहीं तो आप बीच में बोल दे रहे हैं। शर्मा जी, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ इतना विचलन की स्थिति आपके साथ है। कुछ मतलब मामला सब ठीक है ना कांग्रेस में? नहीं, आज चुपे आज आप मुद्दे पे नहीं, आज भटकना चाह रहे हैं, आज आप तथ्य को घुमाना चाह रहे हैं। ये तो तिलक जी तय करेंगे कि मैं मुद्दे पर रहता हूँ या भटकता हूँ। मैं सीधी सी बात, 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ कि इस 1 साल में उसी पेट्रोलियम मंत्री का बयान में आपको आकृष्ट करना चाहूंगा। अमेरिका से अगर तुलना हम करें तो 43% वहां पर बढ़ा है दाम पूरा, और हिंदुस्तान में कितना बढ़ा है वो भी देखने वाली बात है, ये देख लीजिएगा। दूसरा, 38 रुपए अगर कांग्रेस की सरकार 10 साल में बढ़ाती और कहती है कि हम बहुत अच्छे थे और आज नहीं, और 25 रुपए 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ते हैं, तो क्या आज जो है किस तरीके का माहौल ये हो गया है? ऑल टाइम महंगाई मनमोहन सिंह जी के, नरसिम्हा राव के सरकार में थी, छोड़ दीजिए, मनमोहन जी के सरकार में 10% से ऊपर थी, और आज खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर दोनों का देख लीजिए 6% से नीचे है। सर फिर चली गई 6.5%, 6.52% महंगाई दर, 5.72 और 4.73 महंगाई काबू में, 5.72 ठीक। ये दिसंबर का आंकड़ा था। अब एक मिनट मनीष गुप्ता जी, सर ये आंकड़ों के खेल में कोई किसी से कम नहीं है। शर्मा जी अपने आंकड़े लेकर आते हैं और शाही जी अपने, जिसको जो फिट बैठता है वो आंकड़े पर जोर देता है, कहता है ये देखो ये आंकड़े हैं। लेकिन वो जनता जो पेट्रोल डलवाती है, मैंने तो हम तो बीच में रहते हैं, ये शाही जी भी ग्राउंड जीरो के ही नेता हैं।
पहले लीटर के हिसाब से, अब जेब के हिसाब से। पहले देख लो भैया जेब में कितना पैसा उतना पेट्रोल डलवाना, कि नहीं? दो तीन आंकड़े मैं भी दे देता हूं जी सर। वर्ष 2003 में पेट्रोल का प्राइस 32 रुपए था। हाँ। उसके ठीक 10 साल में 2013 में पेट्रोल का प्राइस 74 रुपए था। हाँ। यानी लगभग दोगुने से भी ज्यादा। और 2014 से 2023 में 800 रुपए के पास है, ऊपर है। तो लगभग सब सरकारों में प्राइस बढ़ रहे हैं पेट्रोल के। हम अगर गोल्ड से कंपेयर करें तो 2003 में गोल्ड 5600 रुपए था और आज गोल्ड 56,000 से भी ज्यादा है। 10 गुना प्राइस बढ़ गया। तो देखिए, इन्फ्लेशन इस देश की एक समस्या है और कहीं ना कहीं ये प्रगति का कारक भी है। तो ऐसे प्राइस बढ़ने भी चाहिए। क्षमा के साथ गुप्ता जी, प्राइस नहीं बढ़ेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। गुप्ता जी नहीं तो ये क्षमा के साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा, जरा सैलरी हाइक भी जोड़ लीजिएगा। हिंदुस्तान में कितना हुआ था 2003 और 2023? शायद मैं सैलरी हाइक भी जोड़ दूंगा, लेकिन मुझे ये भी तो बताइए कि सर जिनका लोन आपने माफ किया वो भी जोड़ दूं कि नहीं? हाँ, एकदम माफ किया। राइट ऑफ करना माफ होता है, उससे वसूली हो रही है। सैलरी एक कंपेरेबल आइटम नहीं है। सैलरी एक कंपेरेबल आइटम नहीं है। ठीक है, निगम जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। निगम जी, हाँ जी बताइए। समस्या क्या है? वो फिर आप घाटे को तो जोड़ते नहीं है। मैं घाटा देख रहा था, जो कंपनियों को घाटा हुआ कोरोना काल में, वो भी तो जोड़िए ना। 22,000 करोड़ का घाटा हुआ, तो फिर वो कैसे? और विकास की योजनाएं फिर कैसे चलेंगी, ये भी तो बताइए। भाई घाटा जो है सभी जगह हुआ, हर एंगल पर हुआ, हर जगह हुआ, ऊपर से लेकर के नीचे तक का जाइए, आम आदमी का भी घाटा हुआ। तो ऐसा ये हमेशा उदाहरण देते हैं, सुनिए जी कांग्रेस का। अरे भाई, कांग्रेस को लोगों ने क्यों हटाया था? इसीलिए हटाया था कि कांग्रेस की जो है भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया था। आप हर जगह कांग्रेस से उदाहरण क्यों देते हो? कांग्रेस ने ये किया था, हमने ये किया था। भाई कांग्रेस भ्रष्ट थी, लोगों ने हटा दिया। अब आप भी उन्हीं के अगर पदचिन्हों पे चलोगे तो लोग आने वाले समय में आपको भी रिप्लेस करेंगे, कोई नया दरवाजा देखेंगे, कोई नया ऑप्शन चुनेंगे। निगम जी, तो ये तो सिर्फ जो है निगम जी मतलब बरगलाने वाली बातें हैं। निगम जी, अगर कांग्रेस भ्रष्ट थी तो आप क्या दूध के धुले हुए? भाई समझा नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप दूध के धुले हुए क्या? नहीं मतलब नहीं आपका मतलब मैं समझा नहीं क्या। नहीं तो जैन साहब किस लिए अंदर हैं? नहीं, अब क्या है, किस तरीके से आप तो हमारी पूरी की पूरी इस तरीके से कि सबको अंदर कर दो ना, किसी को छोड़ो ही नहीं। आपने किसको छोड़ा है बताओ? सबकी तो इंक्वायरी कर ली, डिप्टी सीएम की कर ली, इनकी कर ली, कितने हमारे एमएलए को अंदर कर दिया। मतलब आपके हाथ में आप शर्मा जी पर कटाक्ष कर रहे हैं, अपना भी तो बताइए ना। नहीं, बताने की क्या बात है, हमारा तो सबको सामने है। हाँ। जनता देख रही है, जनता ने किया है, तो ये बातें नहीं है। आप इनका करेक्शन क्या है कि कोई अगर पनपना चाह रहा है, कोई लोगों के नहीं, हम कहेंगे जी सर, आप हर वक्त विक्टिम कार्ड जेब में क्यों रखते हैं कि भैया हम पनपना चाह रहे हैं इसलिए हमारे टांगे काट? अरे किसी ने, ये लोकतंत्र है सर। अगर इतना ज्यादा, सुनिए मेरी बात, एक बात सुनिए निगम जी, आप 10 बार, आप पूरे 1 घंटे में यही बात बार बार दोहरा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर वाकई में देश में तानाशाही होती तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ना होते। ठीक, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता आपको। नहीं, वो तो है ही है। नहीं, आप तो फिर आप बार-बार ये मत कहिए मुद्दे पर रहिए। जनता जिस दिन चाह लेगी जिसको, उसको बनाती है और उसको हटा देगी जी। तो अब इन्होंने कोई कोर कसर छोड़ रखी है क्या? सर मैं मुद्दे पर रहिए ना, आप कहाँ बात कोई कोर कसर अगर छोड़ रखी हो तो बता सर, मुद्दे पर रहिए। पेट्रोल डीजल का सवाल है, नहीं टेढ़ी होगी, योजनाएं कैसे चलेगी? विकास की नहीं कर सकता है, विकास की योजनाएं कैसे चलेंगी किसी भी चीजों में? तो ठीक है, आप लीजिए, लेना है लेना भी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम से लोग है ना। ऐसे थोड़ी कि आम आदमी को जो है, अभी देखो इनका बुलडोजर चला रहे हो, हर जगह बुलडोजर चला रहे हो, बुलडोजर चला करके लोगों की जान ले रहे हो। माँ बेटी को यहाँ मार दिया, आपको नहीं बात, मैं इनके काम करने के तरीके की बात कर रहा हूँ, इनके काम करने के तरीके की बात कर रहा हूँ। पता नहीं निगम जी आज क्यों इतना कि क्या कहते हैं और क्या करते हैं। ओके निगम जी, समझ गया। अगर तौर तरीका नहीं सुधारोगे निगम जी समझ गया। पेट्रोल डीजल विषय आप पता नहीं कहाँ। शर्मा जी प्लीज जल्दी से क्विक रिएक्शन। देखिए तिलक भाई, जो क्रूड ऑयल का जो रेट था उसके अंदर से 36 रुपए पर डॉलर का लेने के बाद पिछले 6 महीने
सरकार प्रॉफिट लेने के बाद लगातार 26,000 करोड़ का बेनिफिट देने के बाद कोई रियायत नहीं। अमृतकाल चला, करोड़ों रुपए खर्च एक को चमकाने के लिए। एक चेहरा वो जो हंसता इस लोगों को दूर पर चला गया, एक चेहरा वो सड़क पर चलता हुआ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच गया लोगों को लगाते हुए। क्या टैक्सेबल इनकम क्या रही देश की? आज ग्रोथ ऑफ इनकम, जिस ग्रोथ पर कांग्रेस सरकार यूपीए छोड़ के गई थी, उसका उदाहरण आज इनको देना पड़ता है। जब सत्ता ली थी तो आप 9 साल के टर्नओवर के ऊपर जब सरकार आपसे पेश करती है, विपक्ष आपसे पेश करता है, तो आप ओके, जल्दी से शाही साहब फिर आंकड़ा, एक और आंकड़ा अपने काल की तुलना करते हैं। यानी ओके प्लीज वक्त जल्दी से बहुत कम है वक्त। ओके शाही जी, वो आज की सरकार से इसको किलोमीटर सड़क बनाने वाली कांग्रेस पार्टी आज 40 किलोमीटर सड़क का रिकॉर्ड देख रही है। देश में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल दिख रहा है। लोग जो है तोप बना लेते थे, गोला नहीं बनाते थे। यहाँ पर तेजस नहीं बन पाता था, इन्हीं सरकार की देन थी। एचएएल बंद होने जा रहा था और आज हमने उसको बनाकर वो के अंदर पैसे कहाँ से आते हैं? ये सब पैसा का ही है, जनता से लिया हुआ ही पैसा है। आप लोगों ने क्या किया? विकास गमले में गोभी उगाया। आज उसके बाद जब से 14 से सरकार आई है, गमले में गोभी नहीं उगी है। आपको बताना चाहूंगा, और ना कोई पेंटिंग 28 करोड़ की बिकी है। एंटोनी साहब की वो जो पेंटर पत्नी थी वो नहीं दिखाई देती है। प्रियंका गांधी ने पेंटिंग बनाना छोड़ दिया, जो यस बैंक के उसको बेचा था 2.5 करोड़ में। वो इतनी बड़ी पेंटर थी। 14 के बाद से सारा बंद है। से क्यों भटक रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं कुछ बोलने शर्मा जी भी शाही जी प्लीज, शर्मा जी से कुछ पूछ रहा हूं, वो बार बार अडानी अडानी। संजीव जी से पूछ रहा हूं, वो बार बार कह रहे हैं कि एलजी एलजी एलजी। आपसे पूछ रहा हूं, आप कहीं और ले जा रहे हैं राहुल गांधी। मैं ये पूछ रहा हूं, जो सवाल है मूलतः उसी पर ही आते हैं। उदाहरण के तौर पर जिसका जिक्र शर्मा जी ने किया था, 9 महीने पहले, साल का मैं जिक्र कर रहा हूं, पिछले साल का 9 महीने पहले जून में तेल के दाम जो $116 प्रति बैरल थे, मार्च 2022 में 140 भी हुए थे। ठीक शाही जी? और जून में जब $116 प्रति बैरल थे और दिसंबर के महीने में आप ये कह रहे हैं कि बाजार अगर तय करता है, तो दिसंबर के महीने में $70 से $80 तक आ गए। यानी कि 35 से 40% कम कच्चे तेल के दाम हुए, लेकिन एक चौवन्नी तक कम नहीं हुई। और जब विश्व में तेल के दाम बढ़े थे तो रसिया से तेल सस्ता हिंदुस्तान को कौन ले आकर दिया था? अच्छा, याद दिला दिया आपने। रशिया से तो और यही सरकार ले आकर दी थी अपने लोगों के लिए। आपने तो याद दिला दिया, मुझे मैं भूल गया था। तो अब तो उससे भी कम ले रहे हैं हम सर। लेकिन नहीं ले रहे हैं, अब तो ले रहे हैं और भी कम ले रहे हैं। नहीं, अमेरिका में उस समय जो है, ब्रिटेन में उस समय दूसरे देशों के तेल की तुलना कर लीजिए। जनता को आपने महंगे रेट पे ही दिया, जनता को फायदा नहीं पहुंचाया आपने। ये बात मत करिए। नहीं, महंगे रेट पर आप ये बताइए, तेल मिल रहा था दूसरे देशों में। अरे भाई तुलनात्मक गुप्ता जी, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। उदाहरण के तौर पर ये तेल देखिए और तेल की धार देखिए। ऐसा नहीं है कि निगम जी हो या शर्मा जी हो, सत्ता में जो रहा उन्होंने तेल का खेल खूब किया। अब कैसे, एक उदाहरण देता हूं, और ये राजनीतिक मुद्दा भी बनाया, और बहुत दिलचस्प उदाहरण है, बहुत दिलचस्प। 2014 से पहले के कुछ ट्वीट्स हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों के ट्वीट हैं, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज जरा प्ले करिए। और इन ट्वीट्स में आप देखेंगे जैसे कि बाबा रामदेव जी का ट्वीट काफ़ी सुर्खियों में इस वक्त रहते हैं इस तरह के ट्वीट्स को लेकर। ये पुराने ट्वीट्स हैं। श्री रविशंकर जी का, कोई 40 रुपए का पेट्रोल की बात करता था, कोई 30 रुपए की। इतना ही नहीं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, चाहे वो अमिताभ हो, अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, वो भी पेट्रोल डीजल को लेकर ट्वीट्स किया करते थे जैसे ही दाम बढ़ते थे। अब मुझे एक बात बताइए शाही जी, जी, बाबा रामदेव जी का सपना साकार होगा कि नहीं, 30 रुपए वाला? बाबा रामदेव जी व्यापारी आदमी हैं, उन्होंने सरकार तो चलानी नहीं है। इस सपना साकार होगा या नहीं होगा, व्यापारी वो अपने चीजों के दाम तय करें, और सरकार अपनी चीज कर रही है। वो व्यापारी नहीं है सर, वो योग गुरु हैं। नहीं, व्यापारी योग गुरु सब हैं। आज बात बोल दी, आज अश्विनी जी ने हमारी बात बोल दी कि हम कहते हैं कि बाबा रामदेव नहीं, वो व्यापारी है।
व्यापार करने आए भाई, व्यापार कर रहे तो व्यापारी आपकी बात है, वो सच्चाई है। एक मिनट शर्मा जी, बात तो शाही जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी तो देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, है ना? देखिए बिल्कुल याद आया शर्मा जी? तो इसलिए अगर सरकार ये कह रही है तो एक सिक्के का पहलू ये भी है कि कहाँ खर्च हो रहा है, इस बात को भी तो देखिए। हमको भी 30 सेकंड दे दीजिए चावला जी। हाँ निगम जी, प्लीज जल्दी से। ये जो कहते हैं ना कि वो व्यापारी है, अरे सुनिए तो, वो कहते हैं वो व्यापारी है, जब इनको जरूरत होती है तो बाबा जी को चुनावों के दरमियान बुला लेते हैं। आजकल जो है पिछले करीबन लगभग 20 दिनों से एक और बाबा छाए हुए प्राइम टाइम में, सारे चैनलों में प्राइम टाइम में उन्होंने कब्जा कर रखा, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये सब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सह से होता है। निगम जी ऐसा नहीं है ना, आप अब फिर वही वाली बात, आप तो पकड़ के सबको बता रहे थे जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिल्लो को जाकर रामदूत बलदाम आंजनी पुत्र प्रमुख। अरे भाई वो आप सुना रहे थे सर। ये तो प्राइम टाइम का सारा कहते हैं सर, ये नहीं आते हैं चाहिए। मैं तेल के खेल में सही हूँ, मुझे इस खेल में मत उलझाइए, मेरे को आता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं निगम जी, मुझे मत उलझाइए इस खेल में, ठीक है? जो कर रहे हैं आप वहां पर बोलिए, यहां मत बोलिए सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अश्वनी जी आपका भी, निगम जी आपका भी, शर्मा जी आपका भी और गुप्ता जी आपका भी। तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आएंगे? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।